ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मणिपुर साइंस पीस एग्रीमेंट विद द UNLF। अब ये UNLF क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं, और मणिपुर का विवाद क्या है उसके बारे में समझते हैं। ओके, UNLF का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट ये एक संगठन बनाया गया है एक ग्रुप के द्वारा, जिसके साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर ने एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट किया है, एक पीस एग्रीमेंट किया है। अभी ये ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप के द्वारा, कौन से संगठन के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ओके, अगर मैं यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट की बात करूं, ये संगठन एस्टेब्लिश किया गया है 1964 के अंदर। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट वैली बेस्ड आर्म ग्रुप इन द मणिपुर। इट comprises around 400 to 500 armed rebels, which is dominated by the majority मेते community। अभी फ्रेंड्स एक्चुअली मणिपुर में विवाद है आरक्षण का, रिजर्वेशन का। एक्चुअली मणिपुर में दो मेजर कम्युनिटी हैं, एक तो है मेते कम्युनिटी और एक है कुकी कम्युनिटी। ये दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं, मेते और कुकी। ओके, अभी ये जो कुकी कम्युनिटी है ना फ्रेंड्स, कुकी कम्युनिटी वो पहाड़ी एरिया में रहती है, पहाड़ी एरिया में रहती है। फॉर एग्जांपल ये पूरा स्टेट है, मणिपुर का स्टेट है, और ये जो पूरा बाउंड्री वाला एरिया है ना, मणिपुर का जो पूरा बाउंड्री वाला एरिया है ना, वो पहाड़ी एरिया है। और इस पहाड़ी एरिया के ऊपर मेजोरिटी क्या रहती है, कुकी रहती है, कुकी कम्युनिटी रहती है। और जो बीच वाला एरिया है ना, वहाँ पे मेती कम्युनिटी रहती है। कौन सी कम्युनिटी रहती है, मेती कम्युनिटी। ओके, अब ये मेती कम्युनिटी है ना, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर मैं कुकी की कंपैरिजन करूँ तो मेती की पॉपुलेशन ज़्यादा है कुकी के कंपैरिजन में, बराबर ना। तो आप बोल सकते हो कि मणिपुर के अंदर कुकी वो माइनर कम्युनिटी है। मतलब अगर हम दोनों कम्युनिटी को कंपेयर करें तो किसकी पॉपुलेशन कम है, कुकी की। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने सभी जो रिजर्वेशन है ना, वो कुकी कम्युनिटी के लिए रखे हैं। और कुकी कम्युनिटी के लिए रखे क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये राज्य के अंदर ये माइनर कम्युनिटी है, बराबर ना, कि उसकी पॉपुलेशन कम है। लेकिन ये जो कुकी कम्युनिटी है ना, वो पहाड़ी एरिया के अंदर रहते हैं, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर। और मणिपुर की बॉर्डर आपको पता है कि बहुत बांग्लादेश के साथ मिलती है, और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक म्यांमार, वही बॉर्डर एरिया से ही जो कुकी कम्युनिटी है ना, ये बहुत सारे एक्सपोर्ट करती है किसका, तो जो इस पहाड़ी एरिया के अंदर जो फसलें उगाई जाती है, उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स का भी यहाँ पे इलीगली वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट ना। तो इसके लिए वो माइनर कम्युनिटी होते हुए भी उनको बहुत सारी इनकम हो जाती है फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, बिकॉज वो पहाड़ी एरिया का वो बेनिफिट लेते हैं, और उसके अलावा उनको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो मेइती कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि ये जो कम्युनिटी है जिनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, राइट, बिकॉज वो सफिशिएंट मात्रा में इनकम जनरेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, राइट। और मेती कम्युनिटी जिसके पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो राज्य के बीचों बीच में रहती है, बराबर ना, जिनको ये एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिलता है, ये सब इक्विपमेंट्स वो अपना डोमेस्टिकली जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो जस्ट सेल करके अपना गुजरान चलाते हैं, राइट। तो मेजोरिटी कम्युनिटी होते हुए भी उनको ना तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है और ना तो उनको एक्सपोर्ट का फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके लिए मेती और कुकी के बीच में मणिपुर के अंदर विवाद चल रहा है, राइट। तो इसके लिए मेती कम्युनिटी के द्वारा एक यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है जिसके साथ मणिपुर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है कि भाई आपको है ना शांति बनाए रखनी है, हम आपकी बातों को सुनेंगे लेकिन आपको शांति बनाए रखें। एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया UNLF के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और अगर मैं UNLF की बात करूँ, कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1964 के अंदर। तो आई थिंक आपको इस पूरा मुद्दा समझ में आया होगा कि मेते कम्युनिटी के इस संगठन के साथ
क्यों पीस एग्रीमेंट साइन किया गया है, क्योंकि उनको किस बात से एतराज़ है, बराबर ना, राइट। तो जस्ट आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, और रिपोर्ट क्या कह रहा है कि नियरली 98,000 एडल्ट गर्ल्स एज 10 to 19 वेर इन्फेक्टेड विद HIV इन 2022। तो ये रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, कौन सी संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है और क्या मुद्दा है उसके बारे में देखते हैं। ओके, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था के द्वारा यूएन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर फोकस करता है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, चाइल्ड के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस करता है। तो ये संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन HIV एंड एड्स, प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन, adolescents and pregnant women, which provides global statistical and response updates on the children, adolescents and pregnant women। तो HIV और एड्स के अंदर हमने कितना प्रोग्रेस किया है चाइल्ड के ऊपर, एडल्सेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये रिपोर्ट दिखाता है। और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन HIV एंड एड्स, और किसके द्वारा पब्लिश किया है, यूनिसेफ के द्वारा, बराबर ना। ओके, और ये पब्लिकेशन क्या कह रहा है कि 98,000 एडल्ट गर्ल्स जिनकी एज है 10 to 19 वो इन्फेक्ट हुए हैं HIV से, कौन से साल के अंदर, 2022 के अंदर, और 1900 न्यू इन्फेक्शंस एवरी वीक होते हैं। इट शोज अ सिग्निफिकेंट टेस्टिंग एंड मेडिकेशन एक्सेस गैप्स परसिस्ट अमंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो इतने ज़्यादा HIV के केस होना, तो ये क्या दिखा रहा है, टेस्टिंग एंड मेडिकेशन एक्सेस गैप्स दिखा रहे हैं, बराबर ना, कि टेस्टिंग ना होने की वजह से और उसके अलावा मेडिकेशन प्रोसेस ना होने की वजह से पर वीक 1900 नए इन्फेक्शंस होते रहते हैं, स्पेसिफिकली 10 से 19 साल की जो गर्ल्स हैं, एडल्ट गर्ल्स, उनके बीच में। और 2022 के अंदर 98,000 नए इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के गर्ल्स के अंदर, बराबर ना। ओके ओके, तो ये जो रिपोर्ट है वो कब पब्लिश किया गया फ्रेंड्स, तो जो 1 दिसंबर 2023 को जो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करने वाले थे उसके जस्ट अगले दिन ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, बराबर ना। ओके, चलो अगर मैं इस रिपोर्ट के एनालिसिस के बारे में बात करूं, तो ग्लोबल स्नैपशॉट फर्दर हाईलाइट्स हाउ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स इनकाउंटर द सिग्निफिकेंट हर्डल्स इन एक्सेसिंग द HIV ट्रीटमेंट। Globally, almost 1 billion people age 0 to 19 living with the HIV late treatment। तो 1 मिलियन पीपल मतलब 10 लाख पीपल से भी ज़्यादा ग्लोबली जो 0 से 19 साल के बीच में हैं जिनको HIV का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, राइट। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम है, ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका बियर द हाईएस्ट बर्डन, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करें। In 2022, despite a commendable reduction in the HIV infections among the girls aged 10 to 19, challenges persist especially for the adults and girls, बराबर ना। टोटल इन्फेक्शन इन द गर्ल्स 10 से 19 के बीच में जो गर्ल्स हैं उनके अंदर टोटल इन्फेक्शंस 2010 के कंपैरिजन में एकदम हाफ हो गया है। टोटल 2010 के अंदर टोटल 1,98,000 था, अभी कितना हो गया है, 98,000 हो गया है, बराबर ना। However, girls remains more than twice as likely to contract HIV compared to the boys, बराबर ना। बॉयज़ के कंपेरिजन में गर्ल्स को 2 गुना प्रपोर्शन में HIV हो रहा है, वो एक मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है। ग्लोबली 2,70,000 न्यू HIV इन्फेक्शंस occurred among the individuals age 0 to 19 in 2022। टोटल 2022 के अंदर 0 से 19 साल के जो पर्सन से अगर हम इनकी बात करें तो 2,70,000 नए HIV की केस उनके अंदर देखने को मिले, उसमें से 98,000 10 से 19 साल की गर्ल्स को देखने को मिले हैं, बराबर ना, राइट। तो बहुत बड़ा प्रपोर्शन है उनका। ओके ओके, अगर मैं चैलेंजेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूं, तो जो एडल्ट एंड गर्ल्स हैं उनके बाद सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है HIV एड्स से वो कौन है, प्रेग्नेंट वुमेन।
The number of pregnant women living with the HIV is 1.2 million and 25% of the all pregnant women living with the HIV globally are aged 15 to 24 years. बराबर। तो टोटल 1.2 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन को HIV अभी हाल फिलहाल में है और उसमें से 25% तो 15 से 24 साल के बीच में है, बराबर ना। ओके। और vertical transmission during the pregnancy and breastfeeding was significantly reduced, but challenges persist with the ERT coverage stagnating. जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान जिनके पेट में जो बच्चा है और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनको वर्टिकल ट्रांसमिशन के केसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन को HIV के केस एडल्ट्स एंड गर्ल्स के बाद में सबसे ज़्यादा मात्रा में उनको हो रहे हैं, राइट ना। ओके। अगर मैं अदर पब्लिकेशंस की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल स्नैपशॉट, यूनिसेफ रिलीज अ सेट ऑफ द न्यू पब्लिकेशंस फॉर द वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट तो लॉन्च किया ही गया एड्स डे के ऊपर, उसके अलावा और कुछ भी रिपोर्ट लॉन्च किए गए हैं। एक तो रीजनल स्नैपशॉट भी लॉन्च किया गया है, अलग अलग रीजनल एरिया के ऊपर फोकस करता हुआ रिपोर्ट भी लॉन्च किया गया है। कौन कौन से? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका के लिए। Leveraging the learning insight from the HIV programming for the pregnant and parenting adolescents, it is a first report in the new leveraging the learning series। तो किस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए HIV और एड्स के बारे में, तो इसके लिए एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। मतलब एक बुक की तरह वो रिपोर्ट काम करेगा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और तीसरा रिपोर्ट है ग्लोबल बैक ऑन ट्रैक टू एंडिंग एड्स इन द चिल्ड्रन, इट कुड बी जस्ट बी ईजियर देन यू थिंक, बराबर ना। तो ये 3 और रिपोर्ट भी लॉन्च किए गए हैं ग्लोबल स्नैपशॉट के अलावा वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर यूनिसेफ के द्वारा। ओके। अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है और एस्टैब्लिश कब हुआ? 1946 के अंदर। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति उनके द्वारा रिलीज़ किया गया एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। ओके। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है नेशनल कंपाइलेशन ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2023, whose assessment was carried out jointly by Central Groundwater Board and state union territories for the taking sustainable interventions by various stakeholders। तो एक रिपोर्ट का नाम है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उनका एक कंपाइलेशन, एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पे हेल्प किसके द्वारा ली गई है? तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सभी ने यहाँ पे मदद की है डेटा को डेवलप करने के लिए, राइट। और ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजिमिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करती है। जो संस्था है जिसके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, बराबर ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करती है इस डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। ओके। चलो ओके। इस रिपोर्ट के अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूँ, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज टोटल 2022 के अंदर कितना हुआ है? 449.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हुआ है। 449.8 बिलियन मीटर क्यूब हुआ है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, बराबर ना। ओके। रिचार्ज का मतलब ग्राउंड वाटर फिल्ड हुए हैं कितने? 449.8 बिलियन मीटर क्यूब। ओके। जो 2022 के अंदर कितने थे? ये 2023 का डेटा है। 22 के अंदर मात्र 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर थे, जो अभी 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर से इंक्रीज हुए हैं, राइट। ओके। द मेजर इंक्रीज इज नोटिस इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात एंड बिहार। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। ओके। ये तो बात हुई कि रिचार्ज 11 बिलियन क्यूबिक मीटर से इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बात करूं एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, रिचार्ज तो मतलब पानी तो बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्टेबल जो यूज़ करने लायक कितना है? 407.21 बिलियन क्यूबिक मीटर,
जो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर 398.08 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो जिससे बढ़ के कितना हो गया अभी, मतलब 9 बिलियन जितना इंक्रीज़ हुआ है, बराबर ना। जो यूज़ करने लायक पानी है उसके बारे में बात चल रही है, राइट। ओके। और उसके अलावा हमारा जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो कितना है, 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर। हमारे पास एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर इतना है और हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर कितना है एक्सट्रैक्शन का, 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर, बराबर ना। ओके। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। मतलब हम एवरेज स्टेज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हमारा कितना है, 59.26%। मतलब हमारे पास जितना भी ग्राउंड वाटर है उसमें से हम कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 60% के अराउंड हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर ना। ओके। तो ये जो असेसमेंट है, जो ये रिपोर्ट कह रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्राउंड वाटर कंडीशंस इन 226 असेसमेंट यूनिट्स इन इंडिया हैव शोन इंप्रूवमेंट कंपेयर टू द 2022 डेटा। जितने भी असेसमेंट यूनिट्स के अंदर ये ग्राउंड वाटर एक्सेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया है वो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और टोटल 6553 असेसमेंट यूनिट्स, 4793 यूनिट्स आर कैटेगराइज एज अ सेफ। टोटल देखो, टोटल 6553 असेसमेंट यूनिट्स जहाँ पे ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाता है, ऐसे यूनिट्स को सर्वे किया गया। उसमें से 226 असेसमेंट यूनिट्स ने तो इम्प्रूवमेंट दिखा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और 6553 असेसमेंट यूनिट्स में से 4793 यूनिट्स तो सेफ कैटेगरी में है, बराबर। वहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में पानी है। More than 75% of the annual rainfall occurs during the 4 rainy month from June to September 2023। मतलब जो 4 रेनी मंथ है उसमें हमारा कितना परसेंट रेनफॉल हुआ, 75% से ज़्यादा। इसके लिए मतलब बारिश सफिशिएंट मात्रा में होने की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर कंडीशन है ना वो बहुत अच्छी मात्रा में है, बराबर ना। ओके। अगर मैं इस असेसमेंट के बारे में बात करूं तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट इज conducted periodically by the state groundwater departments and the central groundwater board, which is guided by the state level committees on the groundwater assessment and overseen by the central level expert group। तो ये periodically ये ग्राउंड वाटर असेसमेंट हम करते रहते हैं और इस संस्था के द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। और जॉइंट एक्सरसाइज बहुत सालों के अंदर हम बार बार फ्रीक्वेंटली इसको कंडक्ट करते रहते हैं। 1980, 1995, 2004, 2009, 11, 13, 17, 20, 2022 में भी किया था और अभी हमने फिर से किया, राइट। पहले हम लगभग देखो आप 15-15 साल के गैप के बाद करते थे, 10-10 साल के गैप के बाद कर रहे थे, फिर 5-5, फिर 2 साल के गैप के बाद अभी हम कर रहे हैं। और लास्ट ईयर कर किया था, फिर भी इस बार फिर से किया, बराबर। मतलब अभी हम हर साल ग्राउंड वाटर असेसमेंट करते हैं, बराबर ना। ओके। अगर जो संस्था के द्वारा इस असेसमेंट को लॉन्च किया गया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की अगर बात करें तो उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर सुनील कुमार अंबास। हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और कब एस्टैब्लिश किया गया, 1917 के अंदर, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है 33% से 2005 से लेकर 2019 के बीच में, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। और इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, बराबर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अभी इस न्यूज़ को समझने से पहले एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, the emission intensity of the economy, which is refers to the total amount of the greenhouse gases emitted for every unit increase of the GDP, it is different from the absolute emission। For example, लास्ट ईयर कंट्री का GDP था 100। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कंट्री का GDP कितना था, 100 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, बराबर। अभी इस साल कंट्री का GDP हो गया है 110 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, बराबर ना, 110 लाख रुपीज़, बराबर। कितना GDP इंक्रीज़ हुआ, 10 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, बराबर। GDP के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 लाख रुपये इंक्रीज़ हुआ है। ओके। अब ये 10 लाख रुपया GDP के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, इसके सामने कार्बन एमिशन कितना इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल। फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशन हुआ है 5 मिलियन टन इंक्रीज़ हुआ है, बराबर ना, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। अभी फॉर एग्जांपल 2021 में कंट्री का GDP था 100 और अभी 2022 में कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 110। तो ये 100 से 110 मतलब 10 लाख बढ़ा, GDP 10 लाख बढ़ा, और उसके सामने कार्बन एमिशन कितना बढ़ा, 5 मिलियन टन बढ़ा। मतलब मैं बोल सकता हूँ
कि जीडीपी और कार्बन एमिशन का रेशियो कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, बराबर। ओके, अभी फॉर एग्जांपल 2022 के कंपैरिजन में 2023 की बात करें, बराबर ना, तो फॉर एग्जांपल 2022 में 100 लाख जीडीपी था और 2023 में फॉर एग्जांपल 120 लाख जीडीपी हो गया, बराबर। कितना जीडीपी इंक्रीज हो गया, 20 लाख जीडीपी इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके सामने फॉर एग्जांपल जो कार्बन एमिशन है वो मात्र 4 मिलियन टन इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 4 मिलियन टन। तो मुझे बताओ जीडीपी टू कार्बन एमिशन कितना रेशियो हो गया, 5 हो गया। तो जितना जीडीपी टू कार्बन एमिशन रेशियो बढ़ेगा ना, तो आप बोल सकते हो कार्बन इंटेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि कार्बन जीडीपी के प्रपोर्शन में जीडीपी जितना बढ़ रहा है ना, अगर उसके सामने कार्बन एमिशन कम इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी टू कार्बन एमिशन का रेशियो बढ़ेगा। जितना जीडीपी टू कार्बन एमिशन रेशियो ओवर द ईयर्स बढ़ेगा, मतलब आप जीडीपी जितना यूनिट बढ़ रहा है उसके सामने कार्बन एमिशन बहुत ही कम यूनिट इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एमिशन इंटेंसिटी किसको बोलते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट जीडीपी मेरा बढ़ रहा है उसके सामने कार्बन एमिशन कितने से बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी। और ये एमिशन इंटेंसिटी है ना, भारत की 33% से रिड्यूस हुई है 2005 से लेकर 2019 के बीच में। तो आप समझ सकते हो कि जितना हमारा जीडीपी अभी इंक्रीज हो रहा है ना, उसके कंपैरिजन में 33% हमने कार्बन एमिशन कम कर दिया है जीडीपी के इंक्रीज होने के प्रपोजन के कंपैरिजन में, बराबर ना। ओके, तो अभी इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट टाइटल द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, India reduced its GDP emission intensity by 33% between 2005 to 2019. This was 11 years ahead of the target. इंडिया का जो टारगेट था कि हम जीडीपी के कंपैरिजन में जो एमिशन इंटेंसिटी है वो हम 33% से रिड्यूस कर देंगे 2005 के लेवल से, बराबर ना। वो हमने टारगेट रखा था 2035 का और ये हमने 2023 में अचीव कर दिया, बराबर ना। सॉरी, ओके। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा था कि हम 2030 तक जो जीडीपी के कंपैरिजन में जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है वो 33% से रिड्यूस कर देंगे, बराबर ना। तो 2030 तक का टारगेट रखा था, लेकिन 2019 में ही अचीव हो गया कि 2005 के कंपैरिजन में हमने 2019 में कितना परसेंट एमिशन इंटेंसिटी कर दिया, कम कर दिया, 33%, बराबर ना। 2030 में जो अचीव करना था 2019 में अचीव कर लिया। ये इंडिया ने रिपोर्ट सबमिट किया है किसको, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि ये COP28 जो अभी होने वाली है, जिसके बारे में अभी हम इस लेक्चर में ही बात करेंगे, COP28, बराबर ना, जो मीटिंग हो चुकी है। और ये COP28 के पहले हर एक कंट्री को अपने प्रोग्रेस को सबमिट करना होता है, और ये इंडिया ने ये प्रोग्रेस को सबमिट किया है कि जो इंडिया ने 2030 तक टारगेट बनाया था वो 2019 में ही अचीव कर लिया है, बराबर ना। ओके, okay. So this report will be submitted to the UN Framework Convention on the Climate Change during the 28th COP being कहाँ पे वो ये मीटिंग हुई, दुबई UAE के अंदर, वहाँ पे इंडिया ये सबमिट करने वाली है, राइट ना। और ये जो मीटिंग है वो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। तो ये जो रिपोर्ट है वो इंडिया सबमिट करेगी COP28 के अंदर, जो मीटिंग अभी चल रही है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये मीटिंग चल रही है। और उसके अलावा ये रिपोर्ट हर एक कंट्री को सबमिट करना होता है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना काम किया है। जितने भी कंट्रीज़ ने ये फ्रेमवर्क को साइन किया है वो सभी कंट्रीज़ को ये रिपोर्ट भेजना पड़ता है, बराबर ना। ओके, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि एमिशन सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर से हो रहा है, एनर्जी सेक्टर से, बराबर। 75% एमिशन वो एनर्जी सेक्टर से हो रहा है। सेकंड, एग्रीकल्चर से 13% और इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोडक्ट यूज से 8.41% और वेस्ट से 2.34%, बराबर ना। और लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर रिमूव 4,85,472 गीगा टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ एमिशंस। कि हमने एफिशिएंट वे में अगर हम लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री, ये 3 स्टेप की वजह से जो कार्बन एमिशन कितना कम हुआ है, 4,85,472 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, बराबर ना, राइट। तो एज पर द
India is on track to reach its commitment as a part of the UN framework on the Convention on the Climate Change. Okay, so as per the report कि India is on track to reach its commitment as a part of the UN framework on Convention on the Climate Change to reduce the emission by 45%. अभी इंडिया ने एक अपना टारगेट क्या सेट कर दिया है कि 33% तो अचीव हो गया, अभी 45% अचीव करना है 2030 से पहले। कार्बन इंटेंसिटी कितना कम करना है? 45%, बराबर ना? ओके, 2005 के लेवल से। और क्रिएशन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है। कार्बन सिंक का मतलब एक ऐसे सोर्स क्रिएट करने हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। कितने टन के? 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन सिंक क्रिएट करने हैं। कि कब तक? 2030 तक। ये इंडिया का टारगेट है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, अगर मैं यूएई की बात करूं जहां पे COP28 होने वाला है, जहां पे ये रिपोर्ट सबमिट होगा इंडिया के द्वारा, बराबर ना? तो यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, वो अभी अनवेल किया गया। कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। नाम है इस हॉस्पिटल का, और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और वो भी कहाँ पे अनवेल किया गया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और उसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसके बारे में देखो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब विच कैन बी सेटअप विथ इन 1 hour of arriving at the emergency site to the treat the injured was unveiled in the गुरुग्राम हरियाणा। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन इंजर हुआ है तो विद इन 1 घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल को खड़ा किया जा सकता है और उस पर्सन को ठीक किया जा सकता है, बराबर ना? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन किया गया है इंडिजीनियसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, बराबर ना? द मॉड्यूलर ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड एड सिस्टम इज मेड अप ऑफ द 72 डिटेचेबल मिनी क्यूब्स, ईच बीइंग अ स्पेशलाइज्ड स्टेशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। देखो, एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है ना, वो टोटल 72 मिनी क्यूब से बनाए गए हैं। 72 मिनी क्यूब्स, एक पूरा एक सूटकेस जैसा है, बहुत बड़ा सूटकेस जैसा है, और इस सूटकेस के अंदर कितने क्यूब्स है? 72 क्यूब्स है, बराबर ना? ओके, और ये 72 क्यूब्स के अंदर सारी ऐसी फैसिलिटी है जो एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, बराबर ना? राइट, आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज टू ट्रीट एज मेनी एज 200 पेशेंट्स। इस 72 क्यूब्स के अंदर 200 पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट किया जाए, ऐसा सामान पड़ा है। और वो कैसे पेशेंट्स को? जिनको इंजरी हुई है, इंक्लूडिंग द बुलेट इंजरी, बर्न्स, हेड स्पाइनल एंड चेस्ट इंजरीज, माइनर सर्जरी भी की जा सकती है, फ्रैक्चर्स एंड मेजर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे सभी केसेस को यहाँ पे इमरजेंसी बेस के ऊपर ट्रीट किया जा सकता है पोर्टेबल मैनर के अंदर, एक हॉस्पिटल खड़ा करके, राइट? तो ये जो 72 क्यूब्स मिनी क्यूब वाला जो ये सूटकेस है ना, वो हेलीकॉप्टर, मतलब कोई भी ड्रोन के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब इतना लाइट वेट है, इतना हैवी वेट भी नहीं है, इतना लाइट वेट है कि एक ड्रोन के माध्यम से भी एक जगह से हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, राइट ना? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब हमने बनाया है। 72 मिनी क्यूब डिटेचेबल मिनी क्यूब्स है। डिटेचेबल मतलब आप इसको जो भी क्यूब की आपको रिक्वायरमेंट है वो क्यूब आप निकाल सकते हो, और अगर आपको 72 क्यूब्स एक साथ भी ले जा सकते हो यहाँ पे, बराबर ना? और बहुत ही कम वेट के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ये सभी क्यूब्स को ले जा सकते हो। 200 बेड का ही आप एक हॉस्पिटल तैयार कर सकते हो, 200 पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट कर सकते हो, बराबर ना? ओके, तो कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में? भीष्म प्रोजेक्ट के अंडर में डेवलप किया गया है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि यूएस ने टॉप किया अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मैरीटाइम। ओके, तो अभी रिसेंटली और एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है जहाँ पे यूएस ने टॉप किया है। कौन सा रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इंडिया का रैंक इसमें कौन सा आया है? 40th रैंक आया है, और इस रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। ओके,
तो इंडिया रैंक्स 49th इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD का एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग कि डिजिटल सेक्टर के अंदर देश कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है वर्ल्ड लेवल पे और इसमें इंडिया का नंबर आया है 49th और रिपोर्ट मेजर्स द कैपेसिटी एंड रेडीनेस ऑफ 64 इकोनॉमीज बेस्ड ऑन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज विच आर नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस। डिजिटल सेक्टर के अंदर नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस ये 3 कैटेगरी को एग्जामिन करके टोटल 64 इकोनॉमीज़ का सर्वे किया गया है जिसमें इंडिया का नंबर आया है 49th, राइट। और ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये सर्वे किया गया है, 7th एडिशन है इस रिपोर्ट का। अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो USA रिक्लेम इट्स टॉप पोजीशन विच परफॉर्म्स वेल इन द ऑल द 3 कैटेगरीज नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस। तीन कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया USA ने, इसके लिए इस रैंकिंग के अंदर टॉप नंबर पे कौन है? USA। इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का जो ये रिपोर्ट है वो हाईलाइट करता है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट द नेशंस डिजिटल प्रोग्रेस विच कैन बी प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द रीशेपिंग द सोसाइटी। तो कंट्री का जो डिजिटल पावर है वो ये 3 चीज़ों से इम्प्रूव होता है और इस 3 चीज़ों के ऊपर ये रिपोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाता है, राइट। स्विट्जरलैंड रिटेन द टॉप पोजीशन इन द नॉलेज फैक्टर। अगर हम पर्टिकुलर 3 फैक्टर्स की बात करें तो नॉलेज फैक्टर में किसने टॉप पोजीशन हासिल की है? स्विट्जरलैंड ने, राइट। और स्विट्जरलैंड अगर हमें ओवरऑल रैंकिंग की बात करूँ तो 5th नंबर पे है। Denmark ranked 1 in 2022 has been slipped to the 4th place mainly due to the decline in the future readiness. डेनमार्क जो 2022 के अंदर फर्स्ट नंबर पे था वो अभी चौथे नंबर पे हो गया है बिकॉज वो फ्यूचर रेडीनेस सेक्टर में उसने फ्यूचर रेडीनेस और टेक्नोलॉजी फैक्टर दोनों के अंदर उसने उसका डिक्लाइनमेंट हुआ है, राइट। तो डेनमार्क इस पर 4th नंबर पे, स्विट्जरलैंड 5th नंबर पे है, USA फर्स्ट नंबर पे है। ओके तो यहाँ टेबल के अंदर आप देख सकते हो इस रैंकिंग के अंदर फर्स्ट नंबर पे USA, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड सिंगापुर, फोर्थ डेनमार्क और 5th स्विट्जरलैंड और इंडिया कौन सा नंबर पे है? 49th। और लास्ट नंबर पे है वेनेजुला, 63rd पे है मंगोलिया, 62nd पे है कोलंबिया। अगर मैं 2023 की बात करूँ इंडिया के परफॉर्मेंस की तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया हैज़ बीन रैंक 49th अमंग द 64 कंट्रीज। The report mentioned that India made a little progress in the field of the cyber security knowledge but performed low in the field of the technology and future readiness। तो इंडिया का भी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। हालांकि उसने नॉलेज सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस के अंदर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओके इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट इंडिया वॉज रैंक ऑन 44th पोजीशन और इस पर 49th नंबर पे है। इंडिया स्लिप रैंक बिलो इन एशिया पैसिफिक रीजन, स्टेज 12th पोजीशन अमंग द 14 कंट्रीज। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर टोटल 14 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, उसमें से इंडिया का रैंक कौन सा है? 12th है। और इंडिया सिक्योर द 50th स्पॉट इन द टेक्नोलॉजी डोमेन। टेक्नोलॉजी डोमेन में हम कितने पीछे हैं? देखो टोटल 64 कंट्रीज़ में हमारा नंबर कौन सा है? 50। और इंडिया रैंक्स 51 इन द फ्यूचर रेडीनेस। फ्यूचर रेडीनेस के अंदर कौन सा नंबर है? 51। टेक्नोलॉजी के अंदर 50 है। और अमोंग द 27 नेशंस विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20 मिलियन, एक 27 नेशंस कि जिसमें जहाँ पे 20 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया रैंक हैड ड्रॉप टू द 80th पोजीशन फ्रॉम द 16th एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। टोटल 27 कंट्रीज़ के जहाँ पे पॉपुलेशन 20 मिलियन से ज़्यादा है वहाँ पे इंडिया का रैंक 18वां है इस बार, जो लास्ट ईयर 16th था, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके तो अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूँ जिसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है उसके प्रेसिडेंट है जीन फ्रेंकोइस मेंजोनी। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1990 के अंदर, बराबर ना। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जो हमारे स्पेस रेगुलेटर है इन स्पेस उसके द्वारा लॉन्च किया गया सीड फंड स्कीम फॉर द स्टार्टअप्स टू प्रमोट द इनोवेशन इन द स्पेस सेक्टर। ओके सबसे पहले तो इन स्पेस की बात करें, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस जो इसरो की एक सब्सिडरी है। एक्चुअली ये इन स्पेस संस्था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर जो
प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अगर स्पेस सेक्टर में कुछ काम करना चाहती है तो उसको ऑथोराइज कौन करता है? ये इन स्पेस नाम की संस्था करती है जो इसरो के अंडर में काम करती है, राइट। पहले क्या था कि सभी स्पेस सेक्टर में इनोवेशंस या डेवलपमेंट कुछ भी करो वो क्या कौन करता था? इसरो करता था। लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई गई, इन स्पेस नाम की संस्था, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को अगर उन्होंने कोई इनोवेशन किया है, कोई डेवलपमेंट किया है, कोई सैटेलाइट बनाया है, तो वो इसको ऑथोराइज कौन करता है? उसको लॉन्च करने का इन स्पेस नाम की संस्था करती है, बराबर ना। और ये संस्था बनाने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का स्पेस सेक्टर के अंदर। और इस संस्था के द्वारा अभी एक सीड फंड लॉन्च किया गया है, सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई है कि अगर कोई कंपनी स्पेस सेक्टर के अंदर कोई इनोवेशन करना चाहती है तो उसको जो पैसे फंडिंग की प्रॉब्लम है ना, वो फंडिंग की प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? ये इन स्पेस। वो एक सीड फंड लॉन्च कर रहा है। ये संस्था इन स्पेस के द्वारा एक सीड फंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर इस फंड के अंदर कौन इन्वेस्ट कर सकता है? जिनको स्पेस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ और कोई एक नई कंपनी, लाइक चलो ध्रुव एरोस्पेस है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो नई कंपनी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्पेस सेक्टर के अंदर काम कर रही है, लेकिन मुझे उस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा ना कि भाई वो कैसा परफॉर्म करेगा, राइट। तो मैं तो उस कंपनी को पैसा नहीं दे पाऊंगा, भले वो कितना भी अच्छा इनोवेशन क्यों ना कर ले, उसका प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं तो सेफ प्ले करूँगा ना। तो इसके लिए स्पेस सेक्टर के अंदर जो नई नई कंपनीज़ है, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, अगर उनको फंडिंग करवाना है तो एक ऑथोराइज, अगर कोई बड़ी संस्था एक गारंटी ले कि भाई आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा, बराबर ना। तो एक ऐसे ही एक संस्था इन स्पेस, जो स्पेस सेक्टर की रेगुलेटर कहलाई जाती है, उसके द्वारा एक सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई है। उसके द्वारा एक फंड डेवलप किया गया है कि जो फंड, अगर जो कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस फंड के अंदर कर सकता है इन्वेस्टमेंट। फिर वो फंड कहाँ पहुँचाया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जाएगा ताकि वो इनोवेशन कर सकें, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का भी रिस्क कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी पैसा मिलेगा, राइट ना। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। तो एम है टू प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड द मेंटरशिप सपोर्ट, training and networking opportunities. Startups will be receive the seed funding to develop the prototypes using the space technology. ISRO facilities support, including the Earth observation data for concept validation, mentorship support, and access to the data algorithm as a transfer of technology from the Department of the Space. तो यहाँ पे सीड फंड ग्रांट ऑफ अप टू ₹1 करोड़ आर डिसबर्स इन द 3 or more installment. The first installment may be continue up to the 40% of the टोटल अप्रूव्ड कमिटमेंट, बराबर ना। तो यहाँ पे सीड फंड कितने, मैक्सिमम कितने तक का मिलेगा? 1 करोड़ तक का मिलेगा, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। और जो पहला इंस्टॉलमेंट है ना, जितना भी पैसा अप्रूव हुआ है उसमें से 40% पैसा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो एक ग्रांट दी जाएगी, 1 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। जो ग्रांट का मतलब क्या होता है? उसका रीपेमेंट नहीं करना होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं देना होता है। रीपेमेंट तो करना होता है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं देना होता है, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस सीड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। किस तरह लॉन्च किया गया है? इन स्पेस के द्वारा, राइट ना, ओके। तो जो भी कंपनी इस सीड फंड स्कीम के अंडर में अप्लाई करेगी उसको इसरो के द्वारा सपोर्ट भी मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट वैलिडेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, और ये 1 करोड़ तक का ग्रांट मिलेगा, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट में से फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया इट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जिसका नाम है जेमिनी। इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके। तो गूगल ने भी लॉन्च किया इट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी, विच कम्स इन द 3 साइज, जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो एंड जेमिनी नैनो। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी इतना पॉपुलर है क्यों? क्योंकि आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आप जानना चाहते हो वो तुरंत उसका आंसर दे देता है, बराबर ना, राइट। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत विद इन सेकेंड्स दे देता है, राइट ना, ओके। और आप समझ सको उस भाषा में देता है, राइट ना, ओके। तो ऐसा ही एक मॉडल लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, बराबर ना।
तो इसके बारे में बात करते हैं। और वो मल्टी मॉडल है, मतलब 3 अलग अलग साइज़ में डेवलप किया गया है, जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो और जेमिनी नैनो। ओके, अगर मैं जेमिनी अल्ट्रा की बात करूँ ना फ्रेंड्स, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मॉडल फॉर द हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क। Gemini Ultra is the first model to outperform the human experts on the massive multitask language understanding with a score of 90%। अभी देखो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ह्यूमन एक्सपर्ट जो होते हैं कि जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानते हैं, बराबर। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लैंग्वेज उनके सामने बोली तो तुरंत से उनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, बराबर। इतने सारी लैंग्वेज को वो जानते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को एक साथ बिठाया गया और उनकी दूसरी तरफ ये जेमिनी का अल्ट्रा वर्जन है उसको बिठाया गया, मतलब एक उसको काम पे लगाया गया। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया और 90% केसेस के अंदर जेमिनी अल्ट्रा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, उसने ये मल्टी टास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो ह्यूमन एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ा, जो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल रिजल्ट है इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का, बराबर ना, राइट। तो ये जो मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 57 सब्जेक्ट्स सच एज मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मेडिसिन, एथिक्स, ये सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्नों को यहाँ पे डाला गया। एक ह्यूमन एक्सपर्ट और एक जेमिनी अल्ट्रा, दोनों को कंपेयर किया गया और 90% केसेस के अंदर जेमिनी अल्ट्रा ने जीत हासिल की। इतना सक्सेसफुल मॉडल गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। तो जेमिनी अल्ट्रा's परफॉर्मेंस exceeds the current state of the art results on 30 of the 32 widely used academic benchmarks used in the large language model research and development। टोटल 32 जो मॉड्यूल्स है एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को चेक करने के लिए, उसमें से 30 मॉडल के अंदर ये सक्सेसफुली पास हो गया जेमिनी अल्ट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विच इज़ डेवलप्ड बाय द गूगल, राइट। तो ये उसका अल्ट्रा वर्जन है जो मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी रखता है। टोटल 57 सब्जेक्ट्स की भाषा को वो समझ सकता है, बराबर ना। और जेमिनी प्रो की बात करें तो द बेस्ट मॉडल फॉर स्केलिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ द टास्क। गूगल बार्ड इंटीग्रेटेड विद द जेमिनी प्रो फॉर मोर एडवांस रीजनिंग, प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको पता हो कि गूगल के द्वारा ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया गया है गूगल बार्ड, और इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है जेमिनी प्रो को, जो गूगल बार्ड की कैपेसिटी को और ज़्यादा डेवलप करेगा और ये और ज़्यादा ह्यूमन वे में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, बराबर ना, राइट। और जेमिनी नैनो द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल फॉर द ऑन डिवाइस टास्क मतलब ये जेमिनी नैनो है ना, आप मोबाइल के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का। और ये गूगल के द्वारा अभी लॉन्च नहीं किया गया। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बार्ड एडवांस विद जेमिनी अल्ट्रा इन अर्ली 2024। तो अभी जो रिसेंटली जो डेवलप किया गया ना, वो जेमिनी प्रो ही डेवलप किया गया है। ये जो जेमिनी नैनो है जो गूगल के द्वारा एक फ़ोन लॉन्च किया गया है, अभी मैं आगे बात करता हूँ, वो उसी फ़ोन के अंदर लॉन्च किया गया है जेमिनी नैनो। फ़ोन के माध्यम से भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का यूज़ कर सकते हो। और ये जो जेमिनी अल्ट्रा है वो 2024 के अंदर, अर्ली 2024 के अंदर लॉन्च करने की बात चल रही है, बराबर ना, ओके। तो हाउ इट कैन बी हेल्पफुल, द कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज विल यूज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फॉर द फॉलोइंग: एडवांस कस्टमर सर्विस एंगेजमेंट थ्रू द चैटबॉट्स एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, to identify the trends for the companies looking to advertise the products, to create the content for marketing campaigns or the blogs, to summarize the meetings और generate the code for the developers। तो ये सब यूजेस हो सकते हैं इस मॉडल के, जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स यहाँ पे इसका यूज़ कर सकती हैं अपनी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बराबर ना, ओके। और अगर मैं जेमिनी के अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो फ्रॉम 13 दिसंबर 2023 डेवलपर्स एंड एंटरप्राइज कस्टमर्स कैन एक्सेस द जेमिनी प्रो एक्सेस कर पाएंगे कहाँ से? जेमिनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से, इन गूगल एआई स्टूडियो और गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई के माध्यम से, बराबर ना। तो जेमिनी प्रो तो रिसेंटली अवेलेबल हो गया है 13 दिसंबर से। और जो एंड्रॉयड डेवलपर्स विल ऑल्सो बी एबल टू बिल्ड विद जेमिनी नैनो। एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भी आप जेमिनी का यूज़ कर पाओगे। इसके लिए जेमिनी नैनो डेवलप किया गया है, लेकिन वो मैंने जैसे आपको बात किया वो 2024 के अर्लियर स्टेज के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा सभी फ़ोन्स के अंदर। अभी रिसेंटली जो गूगल का एक फ़ोन है पिक्सल 8 प्रो, उसके डिवाइस में ये इंस्टॉल किया गया है, बराबर ना, ओके, जेमिनी नैनो।
अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए और है एस्टैब्लिश कब हुआ 1998 के अंदर, बराबर ना। ओके, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन एंड 3 अदर इंडियंस फीचर्ड ऑन फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का लिस्ट अनाउंस किया गया, जिसमें हमारी निर्मला सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम शामिल है और 3 अदर इंडियंस भी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 20th रिपोर्ट था ये फोर्ब्स का, वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, फीचर्स अ टोटल ऑफ 4 इंडियन वुमेन। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनका नंबर इस रैंकिंग में 32nd है, 32वां नंबर है। जो अदर 3 इंडियंस है वो रोशनी नादर मल्होत्रा 60th नंबर पे है, जो चेयरपर्सन है SCL टेक्नोलॉजी के। सोमा मंडल, उनका रैंक 70 है, जो चेयरपर्सन है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। और किरण मजमूदार शो, जिनका रैंक है 76, जो फाउंडर एंड CEO है बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। टोटल 4 वुमेन इस लिस्ट के अंदर अपना स्थान हासिल कर पाई है, बराबर ना। और जो उर्सुला वॉन्डर लेयन जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, बराबर ना, वो फर्स्ट नंबर पे है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वुमेन है इस लिस्ट के अंदर, बराबर ना। ओके, तो उसके अलावा जो क्रिस्टाइन लगार्डे जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे RBI की प्रेसिडेंट गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास, उसी तरीके से यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट एक वुमेन है क्रिस्टाइन लगार्डे, वो 2nd नंबर पे है। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है USA के, वो 3rd नंबर पे है, राइट। और जो बारबी है वो 100th नंबर पे है, बराबर ना। जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी में उन्होंने ये रैंक हासिल किया है एंड बिकम द फर्स्ट एवर फिक्शनल कैरेक्टर टू फीचर ऑन द लिस्ट। तो ये जो बारबी है जो 100th नंबर पे आए हैं, बराबर ना, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर जो पहले ऐसे पर्सन है जिनको इस कैटेगरी के अंदर स्थान हासिल हुआ है, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट is a rank 5th on the list. She become the first woman from the entertainment industry to rank among the top 5 on the list, बराबर ना। तो टेलर स्विफ्ट बहुत ही अमेजिंग ईयर रहा है उनके लिए। इस साल वो टाइम्स मैगज़ीन के अंदर भी सबसे फ्रंट पेज पे आई और सबसे पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उनको, टेलर स्विफ्ट को, बराबर ना। तो ऐसे सिंगर और सॉन्ग राइटर जिनको दुनिया की सबसे शक्तिशाली वुमेन के टॉप 5 के अंदर आने का मौका मिला है, और पहली ऐसी वुमेन है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई है और टॉप 5 के अंदर है, बराबर ना। ओके, तो इस टेबल के अंदर फर्स्ट नंबर पे उर्सुला वॉन्डर लेयन यूरोपियन कमीशन के चेयरपर्सन है, क्रिस्टाइन लगार्डे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है USA। टॉप 3 याद रखना है, निर्मला सीतारामन 32nd नंबर पे, रोशनी नादर मल्होत्रा 60 नंबर पे, SCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर, सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन है 60 नंबर पे, और किरण मजमूदार शो 70 के ऊपर है, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, सॉरी 76 है, बराबर ना। ओके, तो निर्मला सीतारमन वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन सितंबर 2017। 2017 के अंदर पहली वो वुमेन थी जो जिनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था फुल टाइम, और 2019 के अंदर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, बराबर, और वो भी फर्स्ट वुमेन थी जो जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और प्रीवियसली 2022 के अंदर उनका रैंक था 36, 2021 के 37, 2020 के अंदर 41 और 19 के अंदर 34 था, और इस बार 32nd है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। अगर मैं इस लिस्ट के बारे में बात करूँ तो लिस्ट रैंक्स द इंस्पिरेशनल फीमेल CEOs, एंटरटेनर्स, पॉलिटिशियंस, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स मेकिंग अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ये सभी का ये लिस्ट किन किन को शामिल करता है, CEOs को, एंटरटेनर्स, पॉलिटिशियंस, फिलेंथ्रोपिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को। द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द मनी, मीडिया प्रेजेंस, इम्पैक्ट एंड स्फीयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस। इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पे सर्वे किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।